हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 21 अप्रैल को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वाई आर शुगरी प्रोसेस फूड हार्मफुल। यह आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है ही, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएसएसएआई की गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, शुगर कंटेंट कितना होना चाहिए डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, एफएसएसएआई के हिसाब से, और किस तरीके से जो बेबी पाउडर्स बना रहे हैं, बेबी फूड बना रही कंपनी, जैसे कि सेरेलैक हो गया, आपका बॉर्नविटा हो गया, कॉम्प्लेन हो गया, इसे एज अ हेल्दी फूड एडवर्टाइज किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये एफएसएसएआई के रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या रेगुलेशन में कमी है, ये एस्पेक्ट भी कवर करेंगे। फर्दर क्या किया जा सकता है ताकि इस तरीके से जो ब्रांडिंग हो रही है उसे रोका जा सके, कर्ब किया जा सके, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, प्रीलिम्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट आर द न्यू ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रूल्स। जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के किसी भी क्वेश्चन में आप चिपका सकते हो, और आप प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। जो नए नियम आए हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो कंट्रोवर्सी है नए नियम से रिलेटेड उस पर भी चर्चा करेंगे, और पूरा जो प्रोग्राम होगा उसे अच्छे से समझेंगे। प्री में इस बार आपको दिखाई दे सकता है, ठीक। 2023 में ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको नीचे दी होगी, मोर में क्लिक करेंगे, वहाँ लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आप जो है सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाई आर शुगरी प्रोसेस फूड्स हार्मफुल। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, हाई शुगर कंटेंट, माल्ट बेस्ड मिल्क पाउडर और बेबी फूड के बारे में। किस तरीके से जो एफएसएसएआई है, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मॉनिटर करती है शुगर, सॉल्ट और फैट कंटेंट इन फूड आइटम्स। इसके अलावा क्यों जो एक्सपर्ट हैं वो स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने की बात कर रहे हैं फॉर लेबलिंग फूड आइटम्स। जो फूड आइटम है उसे लेबल करने के लिए हमें क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बेसिकली हम जो मिल्क पाउडर है, जैसे कि आपका बॉर्नविटा हो गया, सेरेलैक हो गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके कंटेंट के बारे में बात करेंगे, उसके शुगर कंटेंट के बारे में बात करेंगे। बेबी के ऊपर, जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, उनके ऊपर अगर हम लॉन्ग टर्म तक के अगर इसको देते हैं, इन पाउडर्स को देते हैं मिला करके, और उनके फूड इनटेक का ये पार्ट है, तो इसके लॉन्ग टर्म में क्या जो है आप इम्पैक्ट हो सकते हैं हेल्थ पे, वो सारे एस्पेक्ट भी समझेंगे, और क्यों ये प्रॉब्लमेटिक है एज अ ब्रांड करना हेल्दी फूड, ये चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा। तो आपको याद तो होगा ही, बचपन से आप जो है बॉर्नविटा के ऐड देख रहे हैं, कॉम्प्लेन के ऐड देख रहे हैं। एक बच्चा अगर कॉम्प्लेन नहीं पी रहा है तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो बिना कॉम्प्लेन पिए बच्चों की हाइट नहीं बढ़ सकती। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट, भ्रामक एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलते हैं, और इस पे ज़्यादा जो है सरकार या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने आज तक काम भी नहीं किया है। इस तरीके के ऐड दिखा करके, है ना, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, जो टारगेटेड ऑडियंस हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि जब तक आप इसका सेवन नहीं करेंगे, अपने बच्चों की डाइट में इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक कि आपका बच्चा हेल्दी नहीं रह सकता, ग्रो नहीं कर सकता। तो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट हमने पहले भी देखी है। और आपने बेबी फूड की भी बात करेंगे, सेरेलैक सबने खाया है, आज भी जो है हम बच्चों का सेरेलैक बड़े होने के बाद भी खा लेते हैं, तो उसमें भी जो शुगर कंटेंट है उस पर चर्चा करेंगे, और क्या जो है इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकते हैं बच्चों की हेल्थ के ऊपर। सबसे पहला तो ये बात करते हैं कि ये जो माल्ट बेस्ड शुगरी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इसे हेल्दी कंसिडर करना क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर आप 100 ग्राम पाउडर लें तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो 86 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, और ओवरऑल 100 ग्राम में 50 ग्राम के आसपास शुगर कंटेंट होता है। इस 50 ग्राम में जो सुक्रोज होता है वो 37.4 ग्राम होता है, और सुक्रोज को एडेड शुगर कहा जाता है, मतलब एक्स्ट्रा शुगर जो है इसमें ऐड की जा रही है, जो इस प्रोसेस में बन रही है वो तो बन ही रही है, एक्स्ट्रा हमने बाहर से 37.4 ग्राम शुगर ऐड की, तो 100 ग्राम में यहाँ पर
50 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। इसका मतलब अगर 20 ग्राम आपने अपने मिल्क में 20 ग्राम पाउडर डाला तो 10 ग्राम आपका शुगर इंटेक रहेगा। उसके अलावा फिर मम्मी अपनी प्यार बरसा देती है और 1-2 चम्मच शुगर और डाल देती है। तो आप समझ रहे हो कि आप कितना ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है माल्ट बेस्ड होने पे। माल्ट बेस्ड क्या होता है, माल्टिंग क्या होती है, इसे समझ लेते हैं। माल्टिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स जर्मिनेटिंग सीरियल्स, ड्राइंग, रोस्टिंग एंड पाउडरिंग देम। ठीक, जो पूरा प्रोसेस है, पहले सीरियल्स को जर्मिनेट किया जाता है। जर्मिनेट मतलब सीड्स को फोड़ा जाता है ना। सीड्स में अंकुरण आते हैं, जैसे कि आपने अपने घर पे देखा होगा, मम्मी लोग जो है रात में पानी में डाल देती है मूंग को, सुबह निकालती तो उसमें हल्के हल्के से रेशे आ जाते हैं, जिसे अंकुरण बोलते हैं। उसको हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बोलते हैं। तो इसी तरीके सीरियल्स को पानी में डाल के हम लोग क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। उसके बाद उसे सुखाया जाता है, फिर उसे रोस्ट किया जाता है, फिर उसका पाउडर बनाया जाता है। इस प्रोसेस को माल्टिंग बोलते हैं। आधे लोग जो है ना, किसके बारे में सोच रहे हैं अभी, सिंगल माल्ट विस्की की। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। जो सिंगल माल्ट विस्की है वो इसी माल्टिंग प्रोसेस से बनती थी। पहले विस्की बनाते थे, अब बेबी पाउडर बनाने में माल्टिंग प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है यार माल्टिंग के साथ, जो माल्टिंग प्रोसेस है उससे जो शुगर है वो एक्स्ट्रा शुगर प्रोड्यूस होता है। जब आप ग्रेन को जर्मिनेट करते हैं तो जो उसमें स्टार्च होता है, ठीक, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमाइलेस। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें ये चीज़ें आ जाती है। ठीक, तो जैसे ही आप क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे ग्रेन को तो एक्स्ट्रा शुगर प्रोड्यूस होगी। तो ओवरऑल आप देखें तो जो माल्टिंग प्रोसेस है उसमें एक्स्ट्रा शुगर प्रोड्यूस हो रही है। और जो माल्टोज होता है वो होता क्या है, बेसिकली 2 यूनिट ऑफ शुगर, है ना, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। दोनों ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी होती है, बॉन्डेड टुगेदर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। तो जो माल्टोज है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर रहा है। अब बात करते हैं FSSAI की, क्या स्टैंड है शुगर कंटेंट में। 2018 में इन लोगों ने रेगुलेशंस लेके आए थे और कहा था कि किसी भी प्रोसेस प्रोडक्ट में 100 ग्राम का अगर प्रोडक्ट है तो 5 ग्राम से ज़्यादा शुगर कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर शुगर कंटेंट 5 ग्राम से कम है तो उसे लो ऑन शुगर कहा जा सकता है और ऐसे प्रोडक्ट को पोटेंशियली हम हेल्दी मान सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि 5 ग्राम से ज़्यादा शुगर है इन सारे बेबी पाउडर्स, मिल्क पाउडर्स में, और ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे की जा रही है कि ये हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी ड्रिंक्स हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक, आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप जो है अच्छी चीज़ पिला रहे हैं। कम से कम आप एडवर्टाइजमेंट तो मत ही करिए, है ना। अगर आप हाई कंटेंट ऑफ शुगर मिक्स कर रहे हैं तो आप वो बताइए कि हाई कंटेंट शुगर है, और उस तरीके से आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मान लीजिए आपने 4 चम्मच, है ना, मान लीजिए 2 बार आप दूध पीते हैं और हर बार में 2 चम्मच यूज़ कर रहे हैं, 4 चम्मच डालिए, 10 ग्राम की 4 चम्मच मतलब 20 ग्राम की 4 चम्मच डाली मतलब 40 ग्राम आपका शुगर इंटेक है। 40 ग्राम आपका शुगर इंटेक हो रहा है, और उसके बाद फिर मम्मी का प्यार अलग, जो 1-2 चम्मच आपकी शुगर की डाल देती है ना, वो अलग। तो आप ऑलमोस्ट 50 ग्राम के आसपास शुगर इंटेक कर रहे हैं अगर आप 4 चम्मच अगर आप बॉर्नविटा या फिर कॉम्प्लेन के डाल रहे हैं अपने मिल्क में। और WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको पर डे कितना जो है शुगर कंज्यूम करना है, केवल 25 ग्राम या फिर 6 टीस्पून ऑफ शुगर पर डे। या तो 6 चम्मच शुगर खा सकते हैं या फिर मैक्सिमम 25 ग्राम कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप समझ लो कि आप 50 डबल, ऑलमोस्ट डबल जो है कंज्यूम कर रहे हो शुगर, और ये कंजम्पशन आपके बच्चे कर रहे हैं। ऑब्वियसली, है ना, बड़े लोग भी पीते हैं, लेकिन बच्चे भी ये सारी चीज़ें छोटी सी उम्र से ये सारी चीज़ें देना जो पेरेंट्स होते हैं वो शुरू कर देते हैं। अब बेबी फूड के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेस्ले का सेरेलैक की बात कर रहे हैं। सेरेलैक यार अभी भी खा लेते हो तुम लोग, है ना। तुम्हारे घर में किसी बेबी को खिलाने के लिए रखा है तो उसमें सेरेलैक खाते हैं, बिल्कुल खा लेते हैं, अच्छा लगता है ना, बुरी बात नहीं है, खा सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या है उसके साथ कि 100 ग्राम जो सेरेलैक है उसमें 24 ग्राम शुगर जो है होती है। तो 100 ग्राम
आपका सेरेलैक में लगभग 25 ग्राम के आसपास शुगर है। तो जितना थ्रेशोल्ड है उतना तो आपने खा ही लिया, उसके बाद एडेड शुगर अलग से, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चे जनरली ब्रेस्ट मिल्क का उनका टेस्ट रहता है, और ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज होता है जो कि नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ शुगर है और जो कि लेस स्वीट होता है। लेकिन जब आप शिफ्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड में, आप सेरेलैक देना शुरू करते हैं यंग बेबी को, तो क्या होता है कि उनके जो पेनक्रियाज है उस पर अननेसेसरी प्रेशर आता है, जिसके कारण एक्सेस इंसुलिन को प्रोड्यूस करना ज़रूरी हो जाता है, विच लेड टू डायबिटीज़ और ओबेसिटी इन फ्यूचर में जो है डायबिटीज़ और ओबेसिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो फ्लेवर ऐड नहीं करते, जो आप लोगों को बड़ा मज़ा आता है, चॉकलेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह के जो फ्लेवर होते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसकी जो जीआई वैल्यू होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो बहुत हाई होती है देन शुगर, टेबल शुगर, है ना। तो जीआई इंडेक्स होता है क्या यार? जीआई इंडेक्स मेजर करता है कि कौन सा फूड आपके ब्लड शुगर को राइज कर रहा है कितनी देर में। अगर ब्लड शुगर तुरंत राइज हो जाता है किसी फूड से तो उसका जीआई वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। अगर बहुत धीरे धीरे ब्लड शुगर राइज हो रहा है तो जीआई इंडेक्स कम होगा। जिनको डायबिटीज़ है उन्हें ऐसे फूड खाना चाहिए जिसकी ग्लाइमेकिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जीआई वैल्यू बहुत कम होती है। और जो फ्लेवर फूड होते हैं, जो फ्लेवर इसमें मिक्स किए जाते हैं, उसमें जो उसकी जीआई वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके किसके? डायबिटीज़ होने के, क्योंकि ये जो शुगर लेवल एक्स्ट्रा बढ़ता है वो कहाँ पर जाता है? वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी जो लीवर है इन द फॉर्म ऑफ फैट उसमें स्टोर हो जाता है, जिसके कारण आपको फैटी लीवर हो सकता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जिसके कारण डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये डायबिटीज़ वाला इशू बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इंडिया ऑलरेडी ऑलमोस्ट डायबिटीज़ कैपिटल बनने ही वाली है, शायद सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट पे पहुंच सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो प्रैक्टिस ऑफ मिसलीडिंग लेबल्स है उसे कर्व करने के लिए एफएसएसएआई और क्या कर रहा है और क्या इनफ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये एस्पेक्ट पे बात करेंगे। एफएसएसएआई ने 2022 में एक ड्राफ्ट इशू किया था फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। जो ड्राफ्ट था वो किससे रिलेटेड था? हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें इस प्रोडक्ट्स को डिफाइन किया गया था, कैटेगराइज किया गया था कि कौन से प्रोडक्ट जो है इस कैटेगरी में आएंगे, कौन से प्रोडक्ट इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। और इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि क्या फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग की जा सकती है फूड प्रोडक्ट्स की इस हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड कैटेगरी के अंदर अगर वो आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड नोटिफिकेशन के हिसाब से उसे किस तरीके से डिफाइन किया गया था। ये प्रोसेस फूड प्रोडक्ट होता है जिसमें सैचुरेटेड फैट, टोटल शुगर और सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक, उन्होंने जो कैटेगरी में डिफाइन किया था वो किस तरीके से किया था? अगर कोई प्रोडक्ट से 10% जो टोटल एनर्जी का 10% एनर्जी अगर शुगर से आ रहा है, सैचुरेटेड फैट से आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट को हाई ऑन फैट और शुगर कहा जाएगा। इसका मतलब अगर आपने 100 ग्राम उस प्रोडक्ट को खाया और टोटल जो एनर्जी आपको मिल रही है उसकी 10% एनर्जी आपको शुगर कंटेंट से मिल रही है, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या होगा? हाई फैट शुगर सॉल्ट प्रोडक्ट कैटेगरी में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, 5% तक का क्राइटेरिया बढ़िया है, लेकिन 10% पहुंच गए तो ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें शुगर कंटेंट है या फिर इसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है और आपकी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। दूसरा जो इशू था कि क्या हम जो है इसको फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हाई फैट शुगर सॉल्ट प्रोडक्ट की, तो इसमें जो है इस क्वेश्चन को ओपन एंडेड छोड़ दिया गया, है ना। बाद में जो है ये सारी चीज़ों पे भी बात होने लगी कि हेल्थ रेटिंग स्टार्स पर फोकस किया जाए रेदर देन वार्निंग लेवल्स के ऊपर।
ठीक। वार्निंग लेवल में क्या होता है, फ्रंट ऑफ द पैक में हम ये लेबलिंग दिखाते कि ये प्रोडक्ट जो है हाई फैट शुगर कंटेंट प्रोडक्ट है या नहीं है, और वार्निंग देते कि ये जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, आपका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक वार्निंग अलग हो जाती है, जैसे सिगरेट के डब्बे में वार्न किया जाता है, उसमें फूड प्रोडक्ट में भी वार्निंग आती है। लेकिन बाद में ऑब्वियसली जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया ही होगा और लॉबिंग की होगी, तो उसके बाद जो है उस जो फोकस हो गया वो किस पे हो गया, हेल्थ रेटिंग स्टार्स पे हो गया। हेल्थ रेटिंग स्टार का मतलब क्या है, एक रेटिंग होगी तो पुअर होगा, अगर 5 हेल्थ रेटिंग होगी तो अच्छा होगा। तुम देखते हो क्या यार ये सब चीज़ें, कभी नहीं देखता कोई, कितनी रेटिंग है, बस खाते हैं चबाते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट के जस्ट सामने लिखा होगा हाई कंटेंट शुगर, वार्निंग, ऐसे डरा के लिखा रहेगा, तो 2 बार तो सोचोगे, खाओगे ज़रूर लेकिन सोचोगे तो ज़रूर कि आज शुगर ज़्यादा खाया तो थोड़ा चल लूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन अभी तक के जो FSSAI है उसने जो है इस पर सफिशिएंट काम नहीं किया है। इसके अलावा जो 2019 के रेगुलेशन है रिलेटेड टू फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन, उसमें शुगर को अलाउ किया गया है FSSAI के द्वारा, और इस रेगुलेशन को दोबारा से रिलुक करने की ज़रूरत है। रेगुलेशन में कहा है कि लैक्टोज ग्लूकोज पॉलीमर जो है प्रिफर्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों के लिए, इन्फेंट न्यूट्रिशन के लिए, और सुक्रोज फ्रुक्टोज को ऐड करने से मना किया है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा, इसे हटाना बहुत ज़रूरी। एडेड शुगर बहुत ख़तरनाक हो सकती है बच्चों के लिए। ठीक, ये तो फिर भी ठीक है, आपका लैक्टोज और ग्लूकोज ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रुक्टोज और सुक्रोज में प्रॉब्लम है, ये एडेड शुगर है, तो इसलिए इसे वापस रिलुक करने की ज़रूरत है और क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है कि हेल्दी और अनहेल्दी फूड क्या है, और उसके बाद फिर फ्रंट पे लेबलिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डराना लोगों को बहुत ज़रूरी है, भले ही मल्टीनेशनल कंपनी को नुकसान हो जाए। ठीक, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है उसने पार्टनरशिप की है जिला परिषद ऑफ पुणे के साथ मिड डे मील प्रोग्राम में, जिसमें हॉर्लिक्स को ऐड किया गया है। सोचो, ये बच्चों को अभी से हॉर्लिक्स पिला रहे हैं। अभी तक के डायबिटीज़ जो रिच पीपल की प्रॉब्लम होती थी, अब वो गरीब लोगों की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैक्सिमम पॉपुलेशन को डायबिटीज़ हो सकती है अगर ये सारी चीज़ों को हम इनटेक बढ़ाते रहेंगे और इस पर कोई रेगुलेशन नहीं करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है यार FSSAI को। ठीक, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में बच्चों के लिए। ये हमारा आर्टिकल था, चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है व्हाट आर द न्यू ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रूल्स। तो यहाँ पर हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जो नए रूल्स नोटिफाई हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्या कंसर्न है उस पर चर्चा करेंगे। आपको प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है यार, मेंस में आप इसे यूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट क्या कर रही है अफॉरेस्टेशन के लिए, किस तरीके से जो है गवर्नमेंट के द्वारा मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म का यूज़ किया जा रहा है, जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया जाए, जो एनवायरनमेंट है उसे बेटर किया जाए। जो गवर्नमेंट के गोल्स हैं, सरकार के क्लाइमेट इनिशिएटिव्स जो सरकार चला रही है, उसमें किस तरीके से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बूस्ट करेगा इन सारी चीज़ों को, ये एस्पेक्ट पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने फर्दर गाइडलाइंस दी है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से रिलेटेड। 2 महीने पहले फरवरी में जो है इसकी गाइडलाइंस आई थी, फर्स्ट गाइडलाइन, और अभी रिसेंटली गाइडलाइंस में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है और सरकार ने कहा है कि वो प्रायोरिटाइज करेगी रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम ओवर मेयर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, है ना। तो फोकस जो होगा वो रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम पे रहेगा रेदर देन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज पे। सिर्फ प्लांट करना सफिशिएंट नहीं है, पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करना, रीस्टोर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये गाइडलाइंस, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। जो ग्रीन क्रेडिट आपका प्रोग्राम है वो बेसिकली है क्या, इट इज़ एन इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू इंसेंटिवाइज वॉलेंट्री एक्शन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो ये जो GCP प्रोग्राम है बेसिकली ये इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो बेसिकली वॉलेंट्री एक्शन को इंसेंटिवाइज कर रही है। इसका मतलब क्या होगा,
लेट्स से आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैं और आपने एक जगह पे खूब सारे पेड़ लगाए, आपका शौक है पेड़ लगाना, आपने पेड़ लगाए, आपने उस एरिया में पूरा मतलब एक अच्छा सा फॉरेस्ट डेवलप कर ली। तो क्या होगा, जो आपने जो फॉरेस्ट डेवलप की है उसे ग्रीन क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा कि आपकी इस फॉरेस्ट से कितना क्रेडिट आपको मिल रहा है, और उस ग्रीन क्रेडिट की एक कॉस्ट होगी। उस ग्रीन क्रेडिट के हिसाब से आपकी जो फॉरेस्ट होगी उसकी एक कॉस्ट होगी, और आपकी जो फॉरेस्ट है, ज़मीन छोड़ दीजिए, जो केवल फॉरेस्ट है उसकी एक कीमत हो जाएगी, और इसको आप बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रमोट कर रहा है लोगों को कि जो प्लांटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे भी पैसा आप कमा सकते हैं, है ना। अगर आपकी हॉबी है तो अच्छी बात है, अगर हॉबी नहीं है तो इसे भी आप बिजनेस बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट डेवलप करिए और इससे खूब पैसा बनाइए। तो ये सरकार की स्कीम है, ये मार्केट बेस्ड स्कीम है। इसमें इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, पब्लिक हो या प्राइवेट कंपनी हो, सबको एनकरेज किया जा रहा है टू इन्वेस्ट इन सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम एफॉरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन, स्टेमिंग एयर पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, मैंग्रोव कंजर्वेशन, और इसी तरीके से और भी कई सारे सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसके थ्रू ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसको बेनिफिट हो सके, जो इकोसिस्टम है उसे बेनिफिट हो सके, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे हम वापस रीस्टोर कर सके, जो क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसे कम कर सके। और ये सारे प्रोजेक्ट जो मैंने नाम लिए हैं 4-5, इन प्रोजेक्ट में अगर आप काम करते हैं तो आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री की, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इस प्रोग्राम को एडमिनिस्टर करेंगे। यही लोग डिफाइन करेंगे मेथडोलॉजी को टू कैलकुलेट ग्रीन क्रेडिट्स, है ना, कि ग्रीन क्रेडिट कितना, मतलब एक पेड़ में कितना क्रेडिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें मेथडोलॉजी कौन डिफाइन करेगा, आपका जो ICFRE ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी यही मैनेज करेंगे, है ना। एक प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए होगा जहाँ पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आपकी फॉरेस्ट की कीमत लगाई जाएगी, आपको ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा और फिर यहाँ पर ट्रेडिंग हो। फरवरी में सरकार के द्वारा जो रूल्स थे वो इशू किए गए, किससे रिलेटेड, अफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव से रिलेटेड। इसमें कहा गया कि इंडिविजुअल, कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं डिग्रेडेड फॉरेस्ट और वेस्टलैंड ट्रैक्ट्स में, उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसके बदले में उनको कुछ ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। जो एक्चुअल प्लांटिंग होगी वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कैरी करेगी, आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आपको सिर्फ पैसा देना है, किसको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को। 2 साल प्लांटिंग के बाद, उसके बाद ICFRE इवेल्युएशन करेगा, और उसके बाद जो हर प्लांट ट्री होगा वो कितने ग्रीन क्रेडिट के वर्थ का होगा वो डिफाइन किया जाएगा। इसमें एक पेड़ को 1 ग्रीन क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब इससे क्या कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो यार इस तरीके से हमने जो ट्रीज़ हैं, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है, उसे कॉमोडिफाई कर दिया है, हर चीज़ को कॉमोडिटी बना देते हैं, हर चीज़ में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, सारा दिमाग सिर्फ कैपिटलिज्म में। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कैपिटलिज्म में, पेड़ बचाने के बारे में नहीं सोचोगे, लेकिन जैसे ही पता चलेगा अरे यहाँ से तो बिजनेस हो सकता है, तो फिर हम वहाँ से पैसा बनाना शुरू कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इससे एनवायरनमेंट फ़ायदा हो रहा है, ये सोचेंगे कि यहाँ से पैसा बन सकता है। इसलिए सरकार जो है इस तरह का स्कीम लेकर आ रही है, लेकिन सरकार को जो है इस तरह की स्कीम नहीं लेके आना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि इससे कॉमोडिफिकेशन होगा, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को कॉमोडिटी बना दिया जा रहा है इस स्कीम के अंदर। और इसके अलावा क्या इशू है, हमारे यहाँ 1980 एक्ट है, जिसमें नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए लैंड को क्या करना, डाइवर्ट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन आप जो है अगर इस तरीके से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेंगे। ये ग्रीन क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अगर आप जो है ना, जब भी आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए कोई लैंड क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, तो आपको सेम जो है दूसरी जगह पे ये लैंड और फॉरेस्ट डेवलप करके देना रहता है। अब आपको ये डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपके पास अगर ग्रीन
क्रेडिट है आपके पास, तो जितना क्रेडिट आपके पास है उतनी लैंड आप क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था माइनिंग इंडस्ट्री के लिए किसी भी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए कन्वर्ट कराना, डाइवर्ट कराना, वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इंडिया में ऑलरेडी जो है फॉरेस्ट कम होती जा रही है और तेज़ी से कम होगी इस प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा और क्या इशू हो सकता है यार, मोनोकल्चर प्रमोट हो सकता है, एक ही तरह के ट्रीज़, क्योंकि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है उसमें श्रब, हर्ब, ग्रासलैंड हर चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर प्लांट के हिसाब से आप जो है ग्रीन क्रेडिट दे रहे हैं तो सब एक एक प्लांट लगाएंगे और पैसा बनाएंगे। कोई सोचेगा क्या फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में? नहीं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बेनिफिशियल होता है क्या? नहीं। तो फॉरेस्ट से बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती है, उसको इंक्लूड कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये सारे इश्यूज जो है ये सारी कंट्रोवर्सीज है इससे रिलेटेड, ये सारे इश्यूज हैं आपके ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से रिलेटेड। सरकार ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है? सरकार ने ये कहा है कि उसका जो फोकस है वो किस पे है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे, प्लांटेशन पे नहीं है। तो उन्होंने पहले जो उनकी गाइडलाइन थी उन्होंने कहा था कि पर हेक्टेयर 1100 पेड़ लगाना ज़रूरी है, तभी उसे रीफॉरेस्टेड लैंडस्केप में क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन अब उन्होंने ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया है कि स्टेट डिफाइन करेंगे। उनका ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है हर फॉरेस्ट, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया में इतने ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं, इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो सकती है। कुछ ऐसे पेड़ जगह होगी जहाँ पर श्रब, हर्ब, ग्रासलैंड ये सारी चीज़ें रिस्टोर होगी। पर प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके श्रब, हर्ब इन सबको ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा, किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन किया जाएगा, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अभी गाइडलाइंस में नहीं बताई गई है। तो ये हमारा क्या था, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम था। चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है यार, प्रीलिम्स में जो एस्पेक्ट पूछे जा सकते हैं वो यहाँ से यहाँ तक है। अगर आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, हमने सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।